Hello and welcome everyone. I hope this message finds you fit and fine. यूनाइटेड नेशन विमेन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग आधी आबादी विमेन है, लेकिन टोटल वर्किंग आवर्स में से 2/3 में तो विमेन ही काम कर रही हैं और इसके बाद भी दे आर रिसीविंग जस्ट 10% ऑफ द टोटल इनकम। कमाई का केवल 10वां भाग उन तक पहुंच रहा है। टोटल 1% प्रॉपर्टी है जो विमेन के नाम पर रजिस्टर्ड है इन वर्ल्ड, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक ग्लोबल इशू है। आपके मन में सवाल नहीं उठता कि ऐसा हुआ क्यों, शुरुआत कहां से हुई, क्यों दुनिया की आधी आबादी को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया? तो इसके रूट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। जी हाँ, है सोशल इशू लेकिन इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। कैसे? स्टार्टिंग में हम हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उसके बाद हम एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए तो देखा गया कि फूड को लाने के लिए मस्कुलर पार्ट ज़्यादा सूटेबल है और नेचर ने मैन को ज़्यादा मस्कुलर बनाया है, तो ये काम दे दिया गया मैन को। फूड को लाने के बाद उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दी गई विमेन को। अब ये केवल एक रोल था जो मैन को मिला था, लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज पे कंट्रोल आया उसने अपने आप को सुपीरियर स्टेटस दे दिया। यानी कि डिवीजन इस रोल की वजह से नहीं हुआ था, इनइक्वालिटी इस रोल की वजह से नहीं थी, ये तो केवल डिवीजन था। डिवीजन का मतलब इनइक्वालिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपने किस बात को ज्यादा वैल्यू दे दी, इससे इनइक्वालिटी शुरू हुई। राइट? यानी कि आपने पैसा या उस टाइम में आपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल, इसको ज़्यादा वैल्यू दी थी। राइट? दूसरे काम को आपने कम अहमियत दे दी। अब इसके बाद हमने देखा कि चाहे रिलीजन की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, लॉस की बात करें, जगह जगह विमेन को सेकेंडरी सेक्स की तरह ट्रीट किया गया और ऐसा ही चलता आ रहा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में डिफरेंट टाइम में स्टेटस चेंज तो हुआ, लेकिन वाइड स्प्रेड लेवल पे बराबरी का दर्जा ऐसा नहीं देखा गया। जब कॉलोनियल पीरियड आया तो इसमें कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज़ उठाई बिफोर ब्रिटिशर्स कि ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस, सोशल इवल्स जैसे सती प्रथा, इनको तो ख़त्म करना चाहिए, इस पर कानून लाना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है, हम लाते हैं, ये तो एक मोरल स्टैंडिंग भी होगी हमारी। हालांकि मैं आपको बता दूं, खुद ब्रिटेन में महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं थे। अगर किसी कपल की एक बेटी है तो ऐसे में प्रॉपर्टी मम्मी पापा की उस बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होती थी, दामाद के नाम पर ट्रांसफ़र होगी। और अगर बेटी सेपरेट होना चाहती है तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, ह्यूज मनी वाज नीडेड। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पैट्रियार्की थी वो वहाँ पर भी था, मेल डोमिनेशन वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। आप में से हालांकि कई लोग समझते होंगे कि आप जेंडर बायस नहीं हैं, आप तो बहुत ही मॉडर्न हैं, बराबरी की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो जेंडर बायसनेस है ना, इसकी रूट्स इतनी डीप हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न में होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा टिल यू आर सुपर अवेयर अबाउट इट। दैट्स अ रियलिटी। अब इस टाइम पर हमने देखा कि मेजरली मेन आवाज़ उठा रहे थे फॉर वुमेन, और पीछे से कुछ वुमेन ऐसी भी थी जो अपनी अकम्पलिशमेंट से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग प्रोवाइड कर रही थी, जैसे कादम्बिनी गांगुली, जैसे डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी देवदासी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, ऐसे ही आनंदीबाई जोशी, कामिनी रॉय। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का मानना था कोई भी आत्मसम्मान रखने वाली महिला ऐसे किसी कानून को नहीं मानेगी जिसमें उनको इन्फीरियर दर्जा मिले। सेकेंड फेज गांधी जी का आया तो गांधी जी ने देखा कि भाई राष्ट्र का आधा भाग महिलाएं, वो तो नेशनलिस्ट कॉज से जुड़ी ही नहीं रही हैं, ऐसा क्यों? तो गांधी जी थे मास साइकोलॉजिस्ट। गांधी जी ने देखा कि सबसे पहले इनके मुद्दों की बात करनी चाहिए, तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज, इंटॉक्सिकेशन, इन मुद्दों पर गांधी जी ने आवाज़ उठाई तो विमेन सपोर्ट मिला, फिर नेशनलिस्ट कॉज से जुड़ी, लेकिन ऐसे में महिलाओं को ऑर्गेनाइज करना अपने आप को आ गया। राइट? तो इस टाइम पर हमने देखा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली ऑन विमेन इश्यूज इंडिया में बनने लगी। मैत्री चौधरी अपनी बुक रीफैशनिंग इंडिया में बताती हैं कि देखिए, इंडिया में जो मूवमेंट थी वो इनिशिएट की मेन ने और इसके बाद लेटर ज्वाइंड बाय विमेन, लेकिन पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पर विमेन ने ही विमेन के मुद्दों पर आवाज उठाई। कुछ कंट्रीब्यूटर्स मेजर सावित्रीबाई फुले, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया 1848, ताराबाई शिंदे, इनके वर्क को ध्यान रखिएगा। स्त्री पुरुष तुलना, फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट, यानी कि शी वाज कंपेयरिंग द लाइफ ऑफ मेन एंड वुमेन इन इंडिया, महिला और पुरुषों की जिंदगी में डिफरेंस क्या है, इंट्रिकेसीज पर इन्होंने बात की थी उस टाइम पर। पंडिता रमाबाई, शी वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम और उन्होंने खुद कास्ट से बाहर शादी की और उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी को भी अपनाया। ईश्वर चंद विद्यासागर, इनको आप जानते होंगे विडो रिमैरिज के मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए। इसके साथ चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, विमेन राइट्स के।
ओवरऑल ये एक मेजर एडवोकेट बनकर उभरे। बीबी दलेर कौर, जिन्होंने अपनी एक विंग बनाई फॉर वुमेन एंड शी फॉट वेलियंटली अगेंस्ट मुगल्स, तो इन्होंने शो किया कि देखिए महिलाएं लड़ने में भी पीछे नहीं है जब सुरक्षा की बात आती है देश की। रानी दुर्रमा देवी, जिन्होंने थ्रोन लिया अपने पिता से, काकातिया थ्रोन, एज ऑफ 14, तो उन्होंने देखा कि इन्हीं के नॉबल्स, इन्हीं के राज्य के लोग इन्हीं के खिलाफ थे कि भाई हम महिला के अंडर काम नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने राज्य के लिए हर मुश्किल से लड़े। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई, शी फॉट फॉर हर पॉलिटिकल राइट्स। और इस समय आपने कुछ सुना होगा एक कविता की, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो लड़ना है उसको भी कहा गया कि ऐसे लड़ी जैसे मर्द लड़ते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें भी पैट्रियार्की है, क्योंकि लड़ने के तो एग्जाम्पल हमारे पास और भी हैं। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, सोशल डिविजन्स एडवोकेटेड। सो कहने का मतलब ये है कि मेजर कंट्रीब्यूटर थे शुरुआती फेज में, जिन्होंने इन मुद्दों पर आवाज़ उठाई और कुछ हद तक डिफरेंसेस भी आए। लेकिन उसके बाद फेमिनिज्म में चेंज हुआ, यानी कि मुद्दे भी चेंज हुए। जैसे अब मुद्दे आने लगे कि भाई आफ्टर मैरिज जो महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट होता है, डाउरी है, इस पर हमें कानून चाहिए। वर्कफोर्स, जब महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। पॉलिटिकल पैरिटी, लैंड राइट्स, चाइल्ड कस्टडी, हैरेसमेंट एट वर्क। तो अब कुछ और न्यूएंसेस, कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर पहले नहीं देखा जाता था, अब थर्ड फेज में हमने उन मुद्दों पर भी देखा। ये कहा जाता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में विमेन स्पेसिफिक मूवमेंट कुछ डिमिनिश हो गई, क्योंकि माना गया क्योंकि अब संविधान आ गया है भारत का, भारत आज़ाद है, तो ऐसे में अब विमेन को तो बराबरी का दर्जा मिला है तो सब कुछ खुद ही हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम में कुछ ऐसे फेमिनिस्ट स्कॉलर थे जो काफ़ी पॉपुलर हुए वर्ल्ड ओवर। कुछ ऐसे इविल्स, पैट्रियार्की तो रूट है, साथ में फीमेल फेटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, इक्वल वर्क, इक्वल पे, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी प्रेवेलेंट हैं। जरा इस चौंकाने वाले डेटा को देखिए। प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट women, 33% of ever married women have experienced physical, sexual और emotional violence। 33% महिलाओं ने जो शादीशुदा हैं कभी ना कभी ये फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस झेला है। 26% ever married women have experienced at least one form of violence in less 12 months। 4% have experienced physical violence during pregnancy even। प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने वायलेंस को झेला है। और जिन लोगों को लगता हो कि अब तो भारत सुधर रहा है, तो जरा इस डेटा को देख लीजिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2010 टू 2019 एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देखिए ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि पहले भी केसेस होते थे, पहले रजिस्टर नहीं होते थे, अब हो सकता है रजिस्टर भी होने लग गए। लेकिन मैं तब भी आपको बता दूं, सारे केस रजिस्टर नहीं होते, विमेन एडजस्ट, और ये एडजस्टमेंट की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है, राइट। इसके बाद जरा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में और स्टेटस देख लीजिए। जैसे क्राइम पर लाख वुमेन अगर देखें तो आसाम सबसे टॉप पर है। अब ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। साथ में अगर हम मर्डर वाइज देखें, मर्डर एंड रेप केस, तो यहां पर आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा 29%। साइबर क्राइम के केस में यहां पर आपको आसाम, देन तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु ये दिखेगा। ये कहा जाता है कि विमेन ही खुद विमेन की दुश्मन है, क्योंकि चाहे फीमेल फेटिसाइड हो, चाहे डाउरी हेरेसमेंट हो, तो कहीं ना कहीं जगह पर विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। तो जो सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं ये भी फेटिसाइड से रिलेटेड है, यानी कि सामाजिक कुछ मुद्दे, जैसे कि गर्ल्स को लायबिलिटी मानना, ओल्ड रिलीजियस बिलीव्स, आज भी भारत का एक पार्ट ऐसा है जहां पर ये मुद्दे ऐसे ही चल रहे हैं। डाउरी सिस्टम, लेस स्टेटस ड्यू टू गर्ल्स, ये माना जाता है अगर गर्ल्स हैं आपके घर में केवल तो लेस स्टेटस हो गया। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, कांट अफोर्ड एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल्स, तो ये कुछ मुद्दे हैं। मिस कमला भसीन कहती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कई ऐसे पुरुष को भी देखा है जो पूरी लाइफ महिलाओं के मुद्दों के लिए लड़े हैं। तो यानी कि जब हम फेमिनिज्म, नारीवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है केवल नारियां ही नारीवाद की बात कर सकती हैं, क्योंकि नारीवाद एक आइडियोलॉजी है, फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो महिलाओं के बराबरी के अधिकार की बात करती है। So we keep forgetting that despite the progress made so far, complete parity is still not achieved. यानी कि अभी भी बराबरी नहीं आई है। For a country like ours, feminism is important for women to realize their true potential and break free from society's existing
नॉर्म्स एंड शेकल्स। तो अभी भी कई सारी जंजीरें, शेकल्स बनी हुई हैं महिलाओं की ज़िंदगी में। अब ये 3 टर्म्स की बात करिए। इस 3 टर्म से पहले मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। सो व्हेन आई वाज अराउंड 6th क्लास, सो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। तो उनके वहाँ पर एक इशू चल रहा था घर में। तो उनकी जो सिस्टर थी वो मेरे से 4 years एल्डर थी हमसे। तो शी वॉज फाइटिंग विद हर मदर, सेइंग कि अभी हमारे घर के बाहर नंबर प्लेट लगी है, उस पर ग्रैंडफादर का नेम है, उस पर फादर का नेम है, और ये जो नालायक है, मतलब जो मेरा दोस्त था, उसका नेम है, जो कि उस टाइम पर 5th क्लास में था, 6th क्लास में। लेकिन उनका नेम क्यों नहीं है? भाई वैलिड पॉइंट था कि उससे छोटा वो लड़का है, उसका नेम नहीं है। तो ऐसे में कह दिया जाता है कि आपका घर तो दूसरा है। तो ऐसे में आप सोचिए कि विमेन की साइकोलॉजी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, तो जिस घर में आप पैदा हुए, जिस घर में आप पल बढ़ रहे हैं, वो घर आपका है नहीं, क्योंकि आपको दूसरा घर जाना है। और दूसरे घर वाले कहेंगे कि आप तो दूसरे घर से आए हैं, वहाँ पर भी ट्रू आइडेंटिटी फॉर्म करना, उसमें मुश्किलात होते हैं। तो यानी कि ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको विमेन इंडियन सोसाइटी में झेलती आई हैं, राइट। और उसके बाद अंदर से वो साइकोलॉजी ऐसी होगी कि हमें तो अपने हर हक के लिए लड़ना होगा, राइट। खैर, अब फेमिनिज्म का मतलब होता है एनकरेजमेंट ऑफ विमेन राइट्स। लेकिन कई लोग एक्चुअली फेमिनिज्म को रिलेट करते हैं इन 2 वर्ड से। जैसे कि स्यूडो फेमिनिज्म कहता है विमेन डिजर्व मोर देन मेन, जबकि फेमिनिज्म नहीं कहता मोर देन मेन, वो कहता है एनकरेजमेंट ऑफ विमेन राइट्स। और किस ग्राउंड पे? क्योंकि उनको बराबरी का अधिकार है, नेचर ने दिया है। मिसएंट्री, इसका मानना है कि एक्चुअली मतलब सम फेमिनिस्ट दे एक्चुअली हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ मिसएंट्री, मींस डिसलाइक फॉर मेन। उनको लगता है भाई सारी समस्याओं की जड़ ये व्यवस्था नहीं, ये मर्द हैं, मेन आर द प्रॉब्लम। तो मेन नहीं है प्रॉब्लम है ये व्यवस्था। और इस व्यवस्था में हाँ, मेन एक रोल निभा रहे हैं, लेकिन सभी मेन ऐसे नहीं हैं, राइट। तो ये मिसएंड्री से ज्यादा कनेक्ट किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म डज नॉट मीन मैन हेटिंग। पूर्णिमा मानी कहती हैं अ वर्ल्ड फुल ऑफ एम्पावर्ड वुमेन isn't one where men are marginalized. It's world where everybody thrives. दुनिया वो होनी चाहिए जहाँ पर हर कोई थ्राइव हो। बॉलीवुड ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया पिछले कुछ समय में। ये कुछ मूवीज आपने देखी होगी, जैसे थप्पड़। बस इतनी सी बात, मुद्दा थप्पड़ का नहीं है, मुद्दा यह है उस थप्पड़ लगने के बाद भी उस बात को नॉर्मलाइज कर देना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मुद्दा वो है। पिंक, बैंडिट क्वीन, लिपस्टिक, ऐसी कुछ मूवीज आपने देखी होंगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन को बराबरी का दर्जा दिया गया और उसके बाद कुछ कानून भी आए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग का अधिकार बराबर देता है, जबकि कई ऐसे देश ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वहां पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। इक्वालिटी इन पे, द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, इक्वालिटी एक्ट 2010 आर पास फॉर इक्वालिटी इन पे, मीन्स फॉर इक्वल वर्क देयर शुड बी इक्वल पे। रिप्रोडक्टिव राइट्स दिए गए, जैसे कहा गया कि भाई महिला का अधिकार है अपनी बॉडी पर, बिकॉज आर्टिकल 21 कहता है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो शी विल डिसाइड व्हेन शी शुड हैव अ बेबी, राइट। पुट्टास्वामी केस प्राइवेसी की भी बात करता है। मैटरनिटी लीव इंक्रीज की गई 12 वीक से 26 वीक पेड लीव, ये भी एक वेलकमिंग स्टेप था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्मी को कि भाई आप डिस्पैरिटी क्यों कर रहे हैं, दे शुड बी परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन स्टार्ट किया गया, इससे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन था केवल। लॉज अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड आए, जैसे कि PNDT एक्ट, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहले ही अल्ट्रासाउंड करा लेते थे कि बॉय है कि गर्ल है, गर्ल है तो फिटिसाइड हो जाता था, तो इसके खिलाफ 3 साल की सजा, 50,000 तक का जुर्माना, काफ़ी सख्त हुआ। विशाखा गाइडलाइन, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ऑलरेडी हमारी जॉब्स में विमेन का रेशियो स्क्यूड है, कम महिलाएं आती हैं, और उसका एक कारण सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। कई सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसे हैं जिसको रेप की धारा में रख नहीं सकते, तो उसको किस धारा में हम क्राइम माने। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हर एक कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसी कुछ गाइडलाइन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कही गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 कानून लाया, जिसमें कि कहा गया इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएंगी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लोकल कमेटी बनेगी एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डोमेस्टिक अब्यूज के लिए 498A नाम सुना होगा, डाउरी हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एवरेज कंप्लेंट पर डे टू NCW, जरा एवरेज कंप्लेंट आप देखेंगे
अभी भी मतलब हैरेसमेंट की जो कंप्लेन है वो जारी है। हालांकि मैं यहाँ पर एक और डेटा बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले DCW, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का एक डेटा आया कि जो डाउरी हैरेसमेंट के मुद्दे हैं उसमें से 52% मामले फर्जी पाए गए। तो ऐसे में कई लोगों ने कहा देखिए कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि फर्जी थे और ऐसे में मैन को झेलना पड़ रहा है। बात सही है, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई कि इस वजह से इस कानून को हटा देना चाहिए, इस कानून को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि वो कानून बना 48% उन महिलाओं के लिए जिन्होंने सही में ये झेला और जो झेल रही हैं, और 52% के साथ जो गलत हुआ उसके लिए इस कानून में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, राइट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हुआ भी है। पहले इमीडिएट अरेस्ट हो जाता था, लेकिन एटलीस्ट अब उसमें कुछ रिलैक्सेशंस आई हैं। तो यानी कि महिलाओं को भी सोचना पड़ेगा कि अगर कोई कानून है तो उसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो एक्चुअली उसका नुकसान अन्य महिलाओं को भी होगा, क्योंकि एक काउंटर मूवमेंट बन सकती है जिसकी वजह से इन लॉज को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया जा सकता है, राइट। और उसका कुछ लोग गलत फायदा उठा लेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये भी कहा जाता है भाई बॉयज़ की शादी 21 साल से पहले नहीं, गर्ल्स की 18 ईयर्स से पहले नहीं। अभी आवाज़ भी उठ रही थी कि अब गर्ल्स की जो मैरिड एज है उसको भी इंक्रीज किया जाए। डाउरी इज इलीगल इन इंडिया, एंटी डाउरी लॉ, और ये लॉ ये कहता है कि डाउरी देने वाला भी और डाउरी लेने वाला दोनों ही इसकी श्रेणी में आएंगे। लेकिन ये मोस्ट मिसयूज्ड लॉ है, सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड लॉ है। आपको देख ही रहे होंगे आप आसपास क्या चलता रहता है। विमेन टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फी ऑन गवर्नमेंट जॉब, ये देखा गया कि जब कोई लड़की अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है और परिवार की हालत ठीक ठाक है, मीन्स नॉट दैट वेल ऑफ, वो कहती है कि मम्मी मुझे एग्ज़ाम देना है एंड फॉर दैट आई नीड से 1000 रुपीज़ फॉर एग्जामिनेशन फ़ी। तो ऐसा हो सकता है घर में पूछें भाई तैयारी है, तो वो कहेगी कि नहीं अभी चल रही है, तो वो कहेंगे कि अगली बार दे लेना, अभी क्यों पैसे वेस्ट करने। लड़का नालायक हो, उसके कहेंगे कि भाई अब तुझे एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, एटलीस्ट सीखने को मिलेगा। तो ये डिस्पैरिटी हमने देखी। तो ऐसे में विमेन के लिए गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दी कि भाई आपको एग्ज़ाम फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड विमेन राइट्स टू पेरेंट्स प्रॉपर्टी, राइट। पहले तो विमेन को मिलता ही नहीं था अधिकार। अभी भी भले ही कानून आ गया है, लेकिन सोशल प्रेशर में कितनी सारी महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में, एंसेस्टर में वो बराबरी का अधिकार नहीं ले रही हैं। व्हाट मोर, अब और क्या चाहिए इंडिया में। एक मैरिटल रेप स्टिल इट्स अ बिग इशू, बट इट इज़ नॉट बीइंग टेकन केयर इन दैट मैनर। अब ज़रा ये डेटा देख लीजिए। इस डेटा में हमें ये पता लग रहा है कि जो कन्विक्शन रेट है वो एटलीस्ट इंप्रूव हुआ है। यानी कि ये रिपोर्टिंग रेट है, और रिपोर्टिंग रेट में कन्विक्शन का मतलब है वाकई सज़ा मिलना। हालांकि आपको दिख रहा होगा रिपोर्टिंग में कन्विक्शन कितना लो है। इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न इन्वेस्टिगेशन भी है। कई बार ज़रूरी सबूत जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो नहीं कलेक्ट कर पाती, पुलिस नहीं कलेक्ट कर पाती। प्रोसिक्यूशन भी है, यानी कि जो एडवोकेट्स हैं, कई बार हर किसी के पास एडवोकेट नहीं है कंटिन्यू करने के लिए उस केस को, अगर है तो कई बार इस प्रोसिक्यूशन में भी वीकनेस रह जाती है, राइट। एंड फाइनली द जुडिशरी उस लेवल पर कई बार जजमेंट में लेट हो जाता है और फिर कई बार चार्जेस लगाए जाते हैं करप्शन के। ये डेटा देखिए, वायलेंस अगेंस्ट विमेन का। 1 women died per hour in India because of dowry in 2019. 4 women were raped every hour in India. 14 cases have been registered under cruelty by husband every hour in India. Women face violence worldwide. 1 in 3 women and girls experience physical violence, sexual violence in their life. 3 में से 1 महिला ने कभी ना कभी सेक्शुअल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस कभी ना कभी झेला ही है। दैट्स अ stark reality, means it is across the world. 71% of all human trafficking victims are women. 3 out of 4 of these women are actually sexually exploited. Kofi Annan, former UN Secretary General, gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty. यानी कि इसको केवल विमेन इशू मत माने, जो आपके इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कि दैट यू हैव टू हैंडल पॉवर्टी, फॉर दैट यू नीड टू एम्पावर विमेन. Promoting sustainable development goal, building good governance. For all these, you need to empower women. In India, only 5% women have sole control over choosing their husband. केवल 5% महिलाओं को अधिकार है कि वो चुने कि भाई हमें किससे शादी करनी. तो ये तो पहला पॉइंट हुआ. इसके बाद टू मैरी और नॉट, ये सेकेंड पॉइंट है, उनके पास चॉइस नहीं है. तीसरा, टू मैरी अ मैन और विमेन. अब आप सोचिए, जब पहला ही नहीं मिल रहा तो दूसरा और तीसरा, ये तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट.
नाउ सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ LGBTQ कम्युनिटी का अगर हम देखें तो देखिए कई बार देखा गया कि भाई फेमिनिस्ट मूवमेंट इन मुद्दों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती। तो ये कहा जाता है कि अगर जेंडर वर्ड यूज़ करें तो जेंडर में तो लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गेज, ये सब ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं। तो उनका मानना है कि अगर हम इन इश्यूज़ को भी उठाएंगे तो ऐसे में विमेन स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं वो कहीं कम ना हो जाएं उठने। मीन्स वो अपने आइडिया को टारगेटेड रखना चाहते हैं जिससे कि स्पेसिफिक उनके टारगेट ग्रुप एम्पावर हो सके। लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। ये एक हुपा होला माना जाता है, मीन्स यू शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, एंड अनटचेबिलिटी भी एट्रीब्यूट की जाती है। जैसे कि आपने सबरीमाला टेम्पल के केस में सुना होगा जहाँ पर 10 से 55 ईयर्स की विमेन को एंट्री नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। मुद्दा यह है मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा है जिसको बात नहीं की जाती और इस वजह से विदाउट राइट नॉलेज सही प्रैक्टिसेस नहीं हो पाती, इस वजह से उसका नेगेटिव इंपैक्ट विमेन की हेल्थ पर। नाउ व्हेन इट कम्स टू रेप, स्ट्रिंजेंट लॉज वर नीडेड। निर्भया कांड से पहले मीन्स 2012 से पहले जो रेप की धाराएं थी वो कमजोर थी और रेप एक पैट्रियार्कल यू कैन से कनेक्शन भी है इसका। इट इज नॉट जस्ट ड्यू टू लस्ट। ये कहा जाता है कि कई सारे जो रेपिस्ट हैं ये पाया गया कि वो इस वजह से उन्होंने रेप किया क्योंकि दे वांटेड टू टीच अ लेसन टू दैट गर्ल और विमेन। तो यानी कि पैट्रियार्की इज एट रूट, राइट। और ये कमजोर होने की वजह से अगर आप देखेंगे KEM हॉस्पिटल का एक केस था, अरुणा शानबाग केस, तो वहां पर जो नर्स थी 1970s 80s की बात है, शी वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड बाय अ वार्ड बॉय और उसकी वजह से वो कोमा में चली गई बिकॉज शी वॉज स्ट्रैंगुलेटेड बाय अ चेन। और वो कोमा का इंडिया का सबसे बड़े केसेस में से एक है। पैसिव यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो भी अरुणा शानबाग केस से आया था। तो वहां पर हमें पता क्या लगा, केवल 6 साल की सजा के बाद वो जो व्यक्ति था, जो वार्ड बॉय था जिसने वो रेप किया था, वो बरी हो गया। लेकिन उसके खिलाफ रेप की धारा नहीं लग पाई क्योंकि हमारा जो कानून था वो केवल वेजाइनल इंटरकोर्स को ही रेप मान रहा था, वो एनल सोडोमी को नहीं मान रहा था। लेकिन उसके बाद जब पब्लिक का दबाव बना सरकार पर कि इसमें चेंज लाइए, जब निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी आई और उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट की धारा को वाइड किया और रेप की डेफिनेशन को भी ऑल्टर किया। तो अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन कन्विक्शन, दैट इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। नाउ इमेजिन वर्ल्ड फ्री ऑफ सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगी? So that's it for today. I hope you are more aware about this topic and you have relevant information. If you have any doubt, you can shoot me a message on my personal Instagram, shashank.powerbeam. This PDF is going to be available in this Telegram group, Shashank Tyagi for you. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.